Hey guys, welcome back to our channel Bharat Legal Bites, and today in this video I'll let you know all the topic capacity to contract, and this is the fourth part of our contract series. So let's begin. तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं द टॉपिक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पर्सन दो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 जो हमारा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो यही बात करता है एवरी पर्सन इज competent टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. ओके मतलब कि जो मेजॉरिटी हो, जो मेजर हो, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट दीज थ्री कैटेगरीज जो आप स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वन हु इज़ अ माइनर, मतलब कि इनके तीन कैटेगरीज को छोड़कर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल हो सकता है। तो पहला जो है वो जो माइनर है वो कैपेबल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि जो थोड़ा पागल है या फिर वो जजमेंट देने के लिए वो उस हालत में नहीं है कि वो अपनी जजमेंट दे सके, वो उसको पता ही नहीं है कि मेरा जो कंसिडरेशन है वो कितना कंसिडरेशन है और मैं किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो अनसाउंड माइंड कहलाता है। और थर्ड इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि कोई इंसॉल्वेंट्स, कोई भी एनिमी जो फॉरेन सॉवरेन से आता हो तो वो हमारे इंडिया में आकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो ये है हमारा सेक्शन 11 जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सक्षम है और कैपेबल है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट। माइनर और मेजर होता कौन है? जो 18 साल से कम होता है वो माइनर होता है, जो 18 साल से ऊपर होता है वो मेजर होता है। मेजर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है माइनर के केस में कि हम जब एग्रीमेंट करते हैं तो क्या ये एग्रीमेंट वर्ड होता है या वर्डेबल होता है, ये एक हमारे माइंड में जरूर सवाल आता है। तो इसका नेचर देखते हैं। एक केस लॉज है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। 1903 में इस केस लॉज में बताया गया था कि अग्रीमेंट बाय अ माइनर वाज वर्ड, मतलब आप इसको गांठ बांध लीजिए और अपने पास रख लीजिए कि जो माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट होता है वो वर्ड होता है, वो वर्डेबल नहीं हो सकता है। अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग वर्ड अब इनिशियो इट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग वैलिडेटेड बाय अ सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन आफ्टर द माइनर हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। इसका मतलब है कि अगर माइनर एक एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो उसका अगर 18 साल का वो हो भी जाता है फिर भी वो जो अग्रीमेंट है वो वर्ड अब इनिशियो माना जाएगा। इनिशियो का मतलब फर्स्ट स्टेज पे जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तभी से वो वर्ड माना जाएगा। वो एज ऑफ मेजोरिटी करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है इसका नेचर ऑफ। तो दोस्तों अभी हमने देखा नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। अब बात करते हैं कि जो बेनिफिट सिक्योर्ड कर दिए गए हैं फ्रॉडलेंट माइनर की, मतलब कोई 16 साल का या 15 साल का जो माइनर है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसने कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज या कुछ भी चीज़ें प्रॉपर्टी अपने पास बेनिफिट ले लिया, फायदे कर लिया अपने आप को। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि इंग्लिश लॉ में द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होता है। इस रेस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी माइनर ने बेनिफिट लिया है वो उसको हम लोग वापस ले सकते हैं। बट इन द केस ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी, वो जो केस होना चाहिए, वो जो थिंग होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी होना चाहिए या गुड्स होना चाहिए। अगर वो जो माइनर है वो मनी के फॉर्म में लेता है तो वो मनी अप्लाई नहीं होता है, वो मनी बैक नहीं कर सकता है क्योंकि उसका कोई एविडेंस वगैरह नहीं है। तो ये डॉक्ट्रिन ये कहता है। और अगर हम बात करें इंडियन लॉ के बारे में, तो इंडियन लॉ जो होता है वो कंपनसेशन बाय अ माइनर, मतलब कि द रिस्टोरिंग बैक द प्रॉपर्टी बाय अ फ्रॉडलेंट माइनर इज परमिटेड इफ द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रेस्ड। इसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई माइनर आपसे पैसे या कुछ भी चीज़ें गुड्स या प्रॉपर्टी ले लेता है, अगर वो प्रॉपर्टी का एविडेंस या फिर कुछ ऐसा मिल जाता है, वो ट्रेस्ड कर लिया जाता है, वो प्रूफ हो जाता है, तो वो जो माइनर है वो लाइबल हो जाएगा उस प्रॉपर्टी और उस पैसे, उस जो भी चीज़ें हैं जो बेनिफिट रिसीव किए गए हैं वो उसको लौटाने के लिए। तो ये था बेनिफिट रिटर्न ऑफ बेनिफिट्स सिक्योर्ड बाय फ्रॉडलेंट माइनर।
तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बात करता है साउंड माइंड की। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। मतलब कि जो कोई भी व्यक्ति साउंड माइंड है, अगर उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, अपने होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको पता है कि वो कितना कंसिडरेशन दे रहा है, उसको पता है कि वो क्या चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रेशनल जजमेंट अपना पास कर रहा है, तो वो व्यक्ति साउंड माइंड कहलाता है। अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं होगा। तो ये बात करता है सेक्शन 12। ओके, अब बात करते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो हमारा थर्ड टॉपिक है। ठीक है, सच पर्सन लाइक फॉरेन सॉवरेन, एम्बेसडर, एलियन एनिमी, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट्स एटसेट्रा। मतलब कि जो लॉ है हमारा उसी ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया है, कन्विक्ट कर दिया है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया उस व्यक्ति को, तो वो कैपेबल कैसे हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई ना, कि कोई भी पर्सन जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है ऑलरेडी, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम ही नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस पर अप्लाई ही नहीं होता। अगर वो फॉरेन का व्यक्ति है उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब वो लॉ के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का कॉन्ट्रैक्ट का फोर्थ पार्ट, जो कि हमने बताया हर चीज़ एक एक चीज़ डिटेल में बताया। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और कौन कैपेबल नहीं होता है। धन्यवाद।